एवरीवन, आप सबका वेलकम है श्रीचंद्र सिविल फोरम के निर्माण 2.0 प्रैक्टिस बैच में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। अभी तक हम लोगों ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी पर काफ़ी सारे डिस्कशन कर लिए हैं और हमने सीखा कि इसमें पहला चैप्टर जो सीमेंट है वह क्या होता है, सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, बॉक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ा, हाइड्रेशन के बारे में पढ़ा, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेस्टिंग ऑन सीमेंट स्टार्ट किया था और एक काफ़ी बड़ा चैप्टर, एक बड़ा टॉपिक होने की वजह से हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। 6 टेस्ट हमने ऑलरेडी कल पढ़ लिए थे, जिसमें कि हमारा साउंडनेस टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट एंड फाइनेंस टेस्ट शामिल थे। उनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट डेटा को भी प्रॉपर्ली पढ़ा। आज हम लोग बचे हुए टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर पिछले 3 लेक्चर के कंपैरिजन में रिलेटिवली छोटा होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास थ्योरी कंटेंट कम है। जो हमारा टेस्टिंग ऑन सीमेंट है उसके कुछ ही टॉपिक्स आज बचे हुए हैं, इसलिए आज हमारा ज़्यादा फोकस होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने पे। टोटल 20 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो कि स्पेसिफिकली आपके टेस्टिंग ऑन सीमेंट से रिलेटेड है। बेसिक से लेकर के हम लोग एडवांस तक जाने वाले हैं और हर तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब हम लोग का कंक्रीट टेक्नोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सारे के सारे जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उनके ईएसी बेस्ड क्वेश्चंस को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। लगभग 40 से 50 ईएसी बेस्ड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, आपको पता है कि हर कोर्स के पास अपना एक चैट बॉक्स है। आप उस चैट बॉक्स में जा करके अपनी इंक्वायरीज़ को, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आपको इंस्टेंटली उसका रिप्लाई मिलेगा, चाहे वीडियो आप आज देखें या फिर 10 दिन बाद देखें। तो डाउट को लेकर बिल्कुल भी कभी परेशान नहीं होना है। अपने डाउट्स को पूछते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला टेस्ट, जो कि हमारा है साउंडनेस टेस्ट। जब भी हम साउंडनेस टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि आखिर साउंडनेस और अनसाउंडनेस होता क्या है। साउंडनेस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैंने सीमेंट बनाया और हाइड्रेशन के दौरान एंड सेटिंग के दौरान अगर उसके वॉल्यूम में चेंज देखने को मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि सीमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यह अनसाउंड है। अनसाउंड है मतलब कि यह क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है, यह क्वालिटी की अच्छे इंडिकेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे सीमेंट का एक सैंपल बनाए हैं और उसमें हाइड्रेशन हो रहा है, सेटिंग हो रहा है, और हमने देखा कि पूरे सेटिंग के दौरान, पूरे हाइड्रेशन के दौरान उस पर बहुत ही स्मॉल, बहुत ही कम क्वांटिटी में वॉल्यूम में चेंज देखने को मिल रहा है या फिर बिल्कुल भी वॉल्यूम में चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन हम बोलेंगे कि हमारे सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है। हमने जो यहाँ पे सैंपल बनाया है उसकी क्वालिटी अच्छी है और वह एक साउंड मटेरियल है, वह एक साउंड सैंपल है। यानी कि साउंडनेस एक तरीके से सीमेंट सैंपल के पॉजिटिव प्रॉपर्टी को दिखाता है, वही अनसाउंडनेस सीमेंट सैंपल की एक निगेटिव प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछेगा कि सीमेंट के अनसाउंडनेस से आप क्या समझते हैं, तो आपका सिंपल से रिप्लाई होना चाहिए, यह एक सीमेंट की डीमेरिट होती है। यह रिप्रेजेंट करता है कि सीमेंट के हाइड्रेशन के दौरान, उसके सेटिंग के दौरान उसके वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं। इन चेंजेस की वजह से होगा क्या, इन चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो सीमेंट सैंपल आपने बनाया है उसमें क्रैक्स पैदा हो जाए, और इन क्रैक्स की वजह से उसका क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। इसीलिए हमेशा जब भी हम लोग सीमेंट का प्रयोग करते हैं तो सैंपल बना करके उसका साउंडनेस जरूर चेक करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये अनसाउंडनेस क्यों आता है। कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जो कि सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ को खराब कर रहा है। तो उसके टोटल 4 कारण होते हैं। एक होता है लाइम, फिर होता है मैग्नीशिया, देन सल्फर और फिर एल्कलीस। जिसमें से मेन जो हमारा अनसाउंडनेस के कारण है वो लाइम और मैग्नीशिया है। सल्फर और एल्कलीस के कारण भी आपका अनसाउंडनेस पैदा होता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है वह लाइम और मैग्नीशिया की वजह से देखने को मिलती है। इस साउंडनेस टेस्ट को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 ऑपरेटर्स हैं। एक हमारा होता है ली चैटलियर्स ऑपरेटर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले समय अगर आप देखेंगे तो एसएससी मेंस का एग्जाम हुआ था, उससे भी इससे क्वेश्चन आए थे। तो एक हो गया हमारा ली चैटलियर्स ऑपरेटर्स और दूसरा हो गया हमारा ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स। इन दोनों के रिलेटेड हम लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं और इन दोनों का अपना अलग अलग यूज़ होता है, अलग अलग कंडीशंस में हम इसका यूज़ करते हैं, और इसीलिए एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लिप करके बनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें ली चैटलियर्स ऑपरेटर्स की, तो पहले हम ऑपरेटर्स के कंस्ट्रक्शन को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो जो हमारे पास ऑपरेटर्स रहेगा वो देखने में कैसा होता है, किस तरीके से हम उसके अलग अलग पार्ट्स को डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक एलिवेशन प्लान और एक टॉप व्यू प्लान है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। बेसिकली ये जो हमारा स्क्वायर शेप दिख रहा है, थोड़ा बेहतर यहाँ पे आपको दिखेगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको अगर आप एलिवेशन प्लान देखेंगे तो स्क्वायर शेप लगता है, लेकिन ये स्क्वायर शेप एक्चुअल नहीं होता है। यह देखने में इस तरीके से सर्कुलर होता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से यह एक सिलेंडर होता है, जिस सिलेंडर का डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ जो इंटरनल डायमीटर है यह भी 30 mm होता है, और जो इसकी हाइट होती है वह भी कितनी होती है, तो वह भी हमारी 30 mm होती है।
ठीक है। तो हमारे पास एक सिलेंडर होता है, इसी सिलेंडर के अंदर हम क्या करते हैं, एक खोखला सिलेंडर है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये ओपन होता है और इसी में हम लोग सीमेंट पेस्ट को फिल करते हैं। जब हम इसमें फिल करते हैं तो पहले नीचे ये देखिए ग्लास की 2 प्लेट्स हैं। पहले नीचे एक प्लेट लगाते हैं, फिर सीमेंट पेस्ट भरते हैं और फिर ऊपर भी हम एक प्लेट लगा देते हैं। ये जो आपको सिलेंडर दिख रहा है, इस सिलेंडर के आगे 2 इंडिकेटर्स लगे होते हैं। इन इंडिकेटर्स की लंबाई 165 होती है। ठीक है। तो जब भी हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो सबसे पहले आपका आंसर आएगा कि ली चैटलियर्स मेथड में ली चैटलियर्स ऑपरेटर्स यूज होता है। इसमें जो सैंपल होता है उसका साइज कैसा होता है, तो उसका साइज आपका 30 बाई 30 mm का होता है। और यहाँ पे देखें 30 mm उसकी हाइट है और 30 mm उसका डायमीटर है। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। नीचे और ऊपर हम ग्लास की प्लेट लगाते हैं ताकि हम लोग सैंपल को भर सकें और उसको अच्छे से क्लोज कर सकें। उसके आगे एक इंडिकेटर लगा होता है और इस इंडिकेटर की जो लंबाई होती है वह 165 mm होती है। अब यहाँ पे समझना इस चीज़ को कि यहाँ पे हमने स्पेसिफिकेशन को पढ़ लिया। अब इसके अंदर आप सीमेंट कितना डालोगे, तो इसके अंदर जो हम सीमेंट डालेंगे वह होता है हमारा 100 ग्राम। यानी कि इस सैंपल को बनाने के लिए हम 100 ग्राम सीमेंट का यूज़ करते हैं। और पानी कितना यूज़ करते हैं, तो 0.78 p यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी में 100 ग्राम पानी यूज़ किया गया है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बनाने के लिए 100 ग्राम पानी यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हम 78 ग्राम पानी को यूज़ करेंगे। ठीक है। अब किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से पूरा स्पेसिमेन तैयार कर लेते हैं। यानी कि हम इस सैंपल के अंदर, या कह सकते हैं इस सिलेंडर के अंदर, हम सीमेंट पेस्ट को भर देते हैं, ऊपर और नीचे से ग्लास प्लेट से कवर कर देते हैं। और इस पूरे के पूरे सेटअप को, इस पूरे अरेंजमेंट को हम पानी के अंदर 24 घंटे के लिए 27 से 32 डिग्री सेल्सियस पर डुबो देते हैं। 24 घंटे तक यह इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे अंदर डूबा रहता है। इसके बाद 24 घंटे के बाद हम इसको बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद इन दोनों इंडिकेटर के बीच की जो दूरी है उसको हम नाप लेते हैं। मान लेते हैं कि जब हमने 24 घंटे के बाद इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को बाहर निकाला तो इन दोनों इंडिकेटर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो x mm है। इसके बाद इस टेस्ट का सेकंड स्टेज शुरू होता है और अब हम क्या करते हैं, अब हम फिर से इस अरेंजमेंट को पानी में डालते हैं और उस पानी को बॉयल करते हैं। पानी को बॉयल होने में लगभग 15 मिनट से 30 मिनट तक का समय लगता है। और जब पानी बॉयल हो जाता है तो उसके बाद इस बॉइलिंग वाटर को लगभग 3 घंटे तक मेंटेन किया जाता है। यानी कि पहले हम पानी के अंदर क्या करेंगे, पहले हम पानी के अंदर सैंपल को डालेंगे, उसके बाद हम पानी को बॉयल करेंगे। पानी को बॉयल होने में लगभग 15 मिनट से 30 मिनट का समय लगेगा। और जब पानी बॉयल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इसी बॉइलिंग वाटर को हम लगभग 3 घंटे तक मेंटेन रखेंगे। यानी कि पानी के टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर से 3 घंटे तक कम नहीं होने देंगे। 3 घंटे के बाद हम इस पूरे अरेंजमेंट को बाहर निकालेंगे, उसे ठंडा होने देंगे ताकि हम इसे पकड़ सकें। और उसके बाद फिर इन दोनों इंडिकेटर्स के बीच की दूरी अगेन नापेंगे। मानते हैं कि इस समय जो इंडिकेटर के बीच की दूरी है वो y mm आती है, तो ये x mm और ये y mm, इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस लेते हैं और डिफरेंस आता है y माइनस x। यही जो डिफरेंस आया है यही हमारे इस पूरे के पूरे टेस्टिंग का रिजल्ट होता है। इसी के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो यहाँ पर टेस्ट किया है वह टेस्ट सही है, टेस्ट सही से परफॉर्म किया गया है कि नहीं किया गया है, जो हमने सीमेंट यूज़ किया है वह सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है या फिर नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम ली चैटलियर्स मेथड की बात करते हैं तो यह केवल लाइम की वजह से पैदा होने वाले अनसाउंडनेस को मेजर कर सकता है। एल्यूमिना, सल्फर या एल्कलीज की वजह से जो अनसाउंडनेस पैदा होती है उसे नापने में यह मेथड सक्षम नहीं है। ठीक है। तो अब जब हमारे पास डिफरेंस आ जाता है y माइनस एक्स का, तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं और उस स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के साथ कंपैरिजन करके हम चेक करते हैं कि हमारे सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। जैसे अगर मैं OPC की बात करूं और OPC में अगर 33, 43 या 53 ग्रेड के OPC है तो उन दोनों इंडिकेटर के बीच का जो दूरी का डिफरेंस आया है यह 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि y माइनस एक्स की वैल्यू 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 9 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 7 आता है, 6 आता है, तो ये सारी वैल्यूज यह इंडिकेट करती हैं कि थोड़ी बहुत अनसाउंडनेस है, लेकिन यह परमिसिबल लिमिट के अंदर है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ऐसा सीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। वही जब OPC 43S और 53S की बात करते हैं तो इस कंडीशन में यह जो डिफरेंस यानी कि y माइनस एक्स की वैल्यू है यह 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PPC यानी कि पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, RSC यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, SRC यानी कि सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट और स्लैग सीमेंट, इन सीमेंट्स के लिए ये जो y माइनस एक्स की वैल्यू होती है यह 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली HAC यानी कि हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए यह 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैसनरी सीमेंट यानी ऐसा सीमेंट जिसका प्रयोग करके हम चिनाई का काम करते हैं उसके लिए भी इसकी वैल्यू 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और ये बार बार रिपीट होते भी हैं।
तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। सारे के सारे कंपोनेंट्स के जो डायमीटर्स हैं, जो आपकी हाइट है, यानी तरीके से कहा जाए जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनाया जाता है तो इन स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन खास तौर पे बनाते हैं, क्योंकि रिजल्ट लगभग सबको याद होता है। ठीक है, रिजल्ट में भी मैं डिटेल में जाने का प्रयास किया हूँ कि जितने भी पॉपुलर और जितने भी रिक्वायर्ड आपके पास आंसर होने चाहिए वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि ली चैटलिस्ट टेस्ट कैसे किया जाता है और किस तरीके से इस टेस्ट के द्वारा हम लाइन के अनसाउंडनेस को मेजर कर सकते हैं। अब हम आते हैं ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स पे। ऑटोक्लेव एक स्पेशल टाइप की मशीन होती है जो कि लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से पैदा होने वाले अनसाउंडनेस को नाप सकती है। यहाँ पे खास बात ये है कि इसमें जो हम स्पेसिमेन तैयार करते हैं उसका साइज जो होता है वो लीचियटलियर्स वाले ऑपरेटर्स के साइज से बड़ा होता है, और यहाँ पर जो सैंपल का साइज होता है वो 25 mm इंटू 25 mm इंटू 282 mm होता है, यानी कि हम एक घनाभ क्यूबॉइड का निर्माण करते हैं। इस दौरान हम क्या करते हैं, सैंपल को हम इस टेस्ट मशीन के अंदर रखते हैं और उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं 21 kg/cm² का विद द हेल्प ऑफ स्टीम, यानी कि भाप के द्वारा हम एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और यही प्रेशर इस सैंपल के साइज में चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लगातार 3 घंटे तक हम इस सैंपल के ऊपर स्टीम के द्वारा प्रेशर अप्लाई करते जाते हैं और उसके बाद जब यह सैंपल ठंडा होता है तो फिर हम सैंपल के साइज को वापस से चेक करते हैं। ओरिजिनल साइज़ कितना था, तो 25 mm इंटू 25 mm इंटू 282 mm था, और 3 घंटे के बाद उसका साइज़ मान लीजिए कि 26 बाई 26 बाई 283 हो गया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसका साइज़ चेंज हो गया। तो हम यहाँ पर पहले के सैंपल के साइज़ और नए सैंपल साइज़ के बीच में कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है या कितना परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ है, इसको हम नाप लेते हैं। नापने के दौरान हम ये देखते हैं कि अगर जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं, परसेंटेज चेंज जो आया है वॉल्यूम में, अगर इस रेंज में आ रहा है या इस रेंज से नीचे आ रहा है तो हमारे सैंपल में जो अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम है वह लिमिट के अंदर है, आप ऐसे सीमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इनसे ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे सीमेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के दौरान यह आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स टेस्ट क्यों करते हैं, तो यह लाइम और मैग्नीशिया दोनों की अनसाउंडनेस को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हम सैंपल बनाते हैं वह सैंपल क्यों प्रयोग होता है, या सॉरी कितने साइज का प्रयोग होता है, तो 25 बाई 25 बाई 282 mm³ का सैंपल यूज़ करते हैं। इसमें हम प्रेशर लगातार अप्लाई करते हैं, किसकी सहायता से, तो लगातार प्रेशर अप्लाई होता है स्टीम की सहायता से। कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो 21 kg/cm² का प्रेशर अप्लाई करते हैं। कितने घंटे तक अप्लाई करते हैं, तो 3 घंटे तक अप्लाई करते हैं। उसके बाद जब आप इतनी प्रेशर किसी भी चीज़ से अब्सॉर्ब करोगे तो क्या हो जाएगा, वो हल्का सा गर्म हो जाएगा। अब कुछ मत करिए, जब टायर पे हवा भरने जाते हैं, ठीक है, तो जो हवा भरने वाली मशीन होती है उसको अपने हाथ पे 1-1.5 मिनट तक मार के देखिएगा। जिस पॉइंट पे उसका प्रेशर आपके हाथ पे टच कर रहा है ना, वह आपका जो हाथ का पॉइंट है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी जगह पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है स्टीम का तो वो उसे गर्म कर देता है। इसीलिए 3 घंटे के बाद जब आप सैंपल निकालते हैं तो उसके ठंडे होने का वेट करते हैं, और ठंडा होने के बाद जो सैंपल है उसके साइज़ को वापस से चेक करते हैं और देखते हैं कि जो वॉल्यूम में चेंजेस आया है वह पिछले के कंपैरिजन में, ओरिजिनल के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। वैसे इंक्रीज़ ही हो रहा है जनरली, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, अगर मान लीजिए ओपीसी है, ओपीसी मतलब पाँचों ग्रेड, पीपीसी, आरएचसी, एसआरसी और स्लैग सीमेंट के लिए यह वैल्यू 0.8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 0.8, 0.6, 0.5, 0.2 जो भी आता है तो यह सब आपके सेफ लिमिट के अंदर में है। मैसनरी सीमेंट के लिए भी 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और HAC के लिए ऐसा कोई डेटा दिया नहीं गया है। मैंने स्पेशली यहाँ पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि पिछले में HAC का बताया था, यहाँ नहीं बताया तो आपके मन में आता है कि कहीं छूट तो नहीं गया, तो ध्यान रखिएगा। HAC के लिए ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स टेस्ट का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए उसके लिए क्या लिमिट होनी चाहिए वो हमको नहीं पता है, ठीक है, ये IS कोड में मेंशन नहीं है। तो ऑटोक्लेव टेस्ट कैसे करते हैं, क्या क्या खास बात का ध्यान रखा जाता है, और सेफ लिमिट का रेंज क्या है, ये सब मैंने आपको बताया। ध्यान रखिएगा, ली चैटलिस्ट टेस्ट जो होता है वो लाइम के अनसाउंडनेस के लिए, और जो ऑटोक्लेव टेस्ट होता है वो लाइम और मैग्नीशिया दोनों के अनसाउंडनेस के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो कि सल्फर और एल्कलीज की वजह से पैदा होने वाले अनसाउंडनेस को नापने में हमारी हेल्प करे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या कि किस तरीके से हम साउंडनेस को चेक करेंगे। अब आता है हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट। हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है मैंने आपको बताया था, याद होगा कि हमने जब लेक्चर नंबर 2 रहा था तो मैंने सिखाया था कि जब सीमेंट का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो यह रिएक्शन, यह केमिकल रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी, और इस दौरान काफ़ी अधिक अमाउंट में हीट निकलती है। चूँकि यह हीट हाइड्रेशन के दौरान निकल रही है इसलिए हम इस हीट को हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं।
अलग अलग बोक कंपाउंड की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग कंडीशन में हम लोग इनके कंपोजिशन को अल्टर करते हैं कि किस तरीके से अगर हमको लो हीट सीमेंट बनाना है तो C2S का जो परसेंटेज वो बढ़ा दें, और किस तरीके से अगर हमको कोल्ड एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है तो C3S का हम लोग क्या करें, मात्रा बढ़ा दें। इस टेस्ट को करने के लिए हम जिस स्पेसिफिक मशीन का यूज़ करते हैं वो कैलोरीमीटर होता है, और देखने में कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो मशीन होती है कौन सी होती है, तो वो कैलोरीमीटर होती है। अलग अलग बोक कंपाउंड के लिए जो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू है वो अलग अलग है, जिसको मैंने बड़े से छोटे के क्रम में अरेंज किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। सबसे ज़्यादा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है पर ग्राम वो आपका C3A में निकलता है, जो कि 865 जूल होता है। अगर हम बात करेंगे C3S की तो सेकंड नंबर पर C3S आता है, जो कि 500 जूल पर ग्राम का हीट ऑफ हाइड्रेशन पैदा करता है। C4AF इसके बाद 420 जूल पर ग्राम का हीट ऑफ हाइड्रेशन पैदा करता है, और C2S 260 जूल पर ग्राम का हीट ऑफ हाइड्रेशन पैदा करता है। यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए जैसलमेर का एरिया है, बीकानेर बाड़मेर का एरिया है, सहारा का मरुस्थल है, ऐसी जगह पे अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आप हमेशा अपने सीमेंट में C2S की मात्रा ज़्यादा करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो सराउंडिंग है वहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा है, और तापमान ज़्यादा होने की वजह से अगर आप वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकलने अलाउ करोगे तो वहाँ पे थर्मल क्रैक्स पैदा हो जाएंगे। ठीक इसके विपरीत अगर आप कंस्ट्रक्शन लद्दाख, लेह या फिर आप माउंट एवरेस्ट के आसपास कर रहे हैं, ठंडे एरिया में कर रहे हैं, दार्जिलिंग में कर रहे हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे ऑलरेडी क्या होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। सराउंडिंग टेम्परेचर कम होने की वजह से हम वहाँ पे C3S का जो परसेंटेज वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हाइड्रेशन फास्ट होता है, और उस दौरान जो हीट ज़्यादा निकलती है वह आसपास के जो टेम्परेचर उसको नलीफाई करने का या बैलेंस करने का काम करती है। तो कोल्ड एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो आप C3S का जो वैल्यू हो बढ़ा दोगे, परसेंटेज बढ़ा दोगे, और अगर हॉट एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है या बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, जैसे डैम हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया, ठीक है, कूलिंग टावर हो गया, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो आप वहाँ पे C2S की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बता दिया, आप चाहो तो नोट्स में इसको ऐड कर सकते हो। अब देखिए, अब आता है हमारा आखिरी टेस्ट जो कि है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट क्या होता है कि एक तरीके से यह आपको बताता है कि एक अच्छी क्वालिटी के सीमेंट में अलग अलग जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। अगर वह इस सेफ लिमिट के अंदर में आते हैं तो सीमेंट का जो केमिकल बिहेवियर होता है वो सेफ होता है, अच्छा होता है और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। वहीं अगर वह इस सेफ लिमिट के बाहर होते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो सीमेंट होता है वो अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग परिस्थिति में आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो केमिकल कंपोजिशन टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का जो रेशियो होता है उसके बारे में बात किया जाता है। तो एल्यूमिना यानी कि Al2O3 और आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3, इनका जो रेशियो होता है यह 0.66 से ज़्यादा 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि एल्यूमिना का आयरन ऑक्साइड से हमेशा जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा ही होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फ्लक्स की तरह काम कर रहा है तो एल्यूमिना की रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी होनी चाहिए। ठीक है, तो Al2O3 और Fe2O3 का जो रेशियो होता है वो कभी भी 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेसिड्यू बाय मास। ठीक है, तो मैक्सिमम इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो होते हैं वो बाय मास कितने होने चाहिए, तो OPC 33, 43 एंड 53, यहाँ लिखना ये 52 गलती टाइप हो गया है, ये 53 है। तो OPC 33, 43 एंड 53 के लिए यह वैल्यू 5% होनी चाहिए, और OPC 43S और 53S के लिए यह वैल्यू 2% होनी चाहिए। यानी कि किसी भी कंडीशन में जो सीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें इनसॉल्युबल रेसिड्यू जो होते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो होते हैं, वह आपके 33, 43 और 53 के लिए 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 43S और 53S के लिए 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब भी हम केमिकल कंपोजिशन टेस्ट करते हैं तो हम केवल स्टैंडर्ड सीमेंट पे करते हैं, और स्टैंडर्ड सीमेंट कौन है, तो OPC है। हम यहाँ पे बाकी सीमेंट के बारे में बात नहीं करते हैं। क्लियर है। मैग्नीशिया के परसेंटेज की बात किया जाए तो मैग्नीशिया का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो OPC 33, 43 और 53 के लिए 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैग्नीशिया अगर सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो यह सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्रिस्टल्स का निर्माण करता है। यह क्रिस्टल सीमेंट के अंदर आपका एक तरीके से क्रैक पैदा करने में हेल्प करते हैं, और उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, उसे ब्रिटल बना देते हैं। इसीलिए मैग्नीशिया के मैक्सिमम अमाउंट को हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल रखते हैं। तो 33, 43 और 53 के लिए यह 6% होता है, 43S और 53S के लिए यह 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल लॉस ऑफ इग्निशन। जलाने पे जो वेट लॉस होता है वह
भी एक तरीके से मैक्सिमम लिमिट लगा कर उसको रखा गया है कि ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर सीमेंट को बर्निंग का, हीटिंग का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अपने सीमेंट का प्रयोग चिमनी में कर दिया, ठीक है, या बड़े बड़े पावर प्लांट में कर दिया, तो वहां पे सीमेंट लगातार आग के प्रभाव में रहता है। आग के प्रभाव में ऑब्वियसली उसे कुछ मैटर का नुकसान हो सकता है, तो लॉस ऑफ इग्निशन ऐसी जगह पे देखा जाता है जहां पे जलाने पे हमारे कुछ ना कुछ मास का नुकसान हो सकता है, कुछ ना कुछ वेट का नुकसान हो सकता है। लेकिन यह भी एक सेफ लिमिट होना चाहिए, क्योंकि अगर सारा सीमेंट जल जाएगा तो स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए जो टोटल लॉस ऑन इग्निशन है उसकी भी मैक्सिमम लिमिट लगा के रखी गई है। 33 और 43 ग्रेड के लिए यह 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। OPC 53, 43S और 53S के लिए यह 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद आता है टोटल सल्फर कंटेंट। तो टोटल सल्फर कंटेंट जो है वह 3.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारा अपडेटेड डेटा है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे आपके 2019 और 2024 में जो IS कोड में अमेंडमेंट हुए हैं उस पर काफ़ी सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, ठीक है। पहले यह वैल्यूज़ कुछ और थी, अब यह वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो सल्फर कंटेंट का जो डेटा है वो 3.5% हो जाएगा आपका। क्लोराइड कंटेंट की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 0.1% होती है नॉर्मल कंडीशन में, और अगर आप सीमेंट का प्रयोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए करना चाहते हैं तो यह 0.05% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लोराइड एक तरीके से क्या करता है, आपके pH को रिड्यूस करने का काम करता है, जिससे कि अगर आप सरिया यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कोरोजन हो सकता है। क्लियर? इसी तरीके से एल्कली कंटेंट जो होता है, जिसको हम लोग सोडियम के ऑक्साइड और पोटेशियम के ऑक्साइड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, यह 0.6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो सल्फर कंटेंट 3.5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लोराइड कंटेंट 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एल्कली कंटेंट जो है वो 0.6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि अभी इस साल का मेंस का क्वेश्चन भी था, यह है हमारा लाइम सैचुरेशन फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LSF कहते हैं। लाइम सैचुरेशन फैक्टर एक तरीके से क्या होता है, यह हमारा लाइम का रेशियो होता है अलग अलग केमिकल कंपाउंड के साथ। अब कौन कौन से केमिकल कंपाउंड होते हैं, तो जरा इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर केमिकल कंपाउंड की, तो जो लाइम है, लाइम मतलब क्या, CaO, तो इसका जो तुलना किया जाता है तो हम इसकी तुलना करते हैं सिलिका के साथ, ठीक है, और करते हैं एल्यूमिना के साथ, और करते हैं आयरन के साथ, ठीक है। तो L/SAF आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बाकी फॉर्मूला तो याद करना ही है आपको। तो लाइम सैचुरेशन फैक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LSF कहा जाता है, ठीक है, तो ये हमारा लाइम का सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड के साथ रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके से आप इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है लाइम सैचुरेशन फैक्टर LSF। ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है लाइम यानी कि CaO माइनस का सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी कि 0.7 SO3। अब लाइम की तुलना किससे कर रहा है, तो कर रहे हैं पहले हम सिलिका के साथ, तो सिलिका लिखो SiO2 और सिलिका में मल्टीप्लाई कर दो 2.8 का, ठीक है। इसके बाद लिखो क्या, इसके बाद लिखो एल्यूमिना प्लस का एल्यूमिना Al2O3 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसका, तो 1.2 का। फिर लिखो आप आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड क्या है, Fe2O3 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.65 का, ठीक है, 0.65 का, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर रेंज लिख सकते हैं। ये पूरा फॉर्मूला होता है लाइम सैचुरेशन फैक्टर का, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो CaO माइनस 0.7 SO3 डिवाइडेड बाई 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब इसके रेंज की बात करें तो OPC 33 और OPC 43 के लिए LSF की वैल्यू 0.66 से 1.02 के बीच में होनी चाहिए। वहीं OPC 53, 43S और 53S के लिए यह जो रेंज होती है वो 0.8 से लेकर के 1.02 तक होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में इस रेंज को याद करना। आप केवल LSF का रेंज याद करके काम नहीं चल सकता आपका, आपको अलग अलग OPC के ग्रेड के लिए वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। वैसे दो ही ग्रेड है, दो ही वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, 33, 43 के लिए 0.66 से 1.02 और 53, 43S और 53S के लिए 0.8 से 1.02, यानी कि अपर लिमिट 1.02 यहाँ पर फिक्स है, लेकिन लोअर लिमिट में आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, ये सब जो भी मैंने डेटा आपको बताया है ये सब आपका IS 269 के हिसाब से है, ठीक है। IS 269 में जो डेटा दिया है मैंने उनके बेसिस पर यहाँ पे सब कुछ को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया पूरा टेस्टिंग कंप्लीट। सारे जो भी टेस्ट हमारे होने थे ये सारे हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम 1 बाय 1 यहाँ पे बात करेंगे किसकी, तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी कोशिश यही की जा रही है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको टॉपिक वाइज कंप्लीट किया जाए, जिससे कि एक तो आपका रिलेटिविटी बेटर हो जाती है,
चीज़ों को समझने में आसानी होती है, और जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ प्रैक्टिस करना भी रिलेटिवली क्या होता है, काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, तो 26 क्वेश्चन से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, द वाइकॉट ऑपरेटर्स इज यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। आपको याद होगा मैंने बताया था कि वाइकॉट ऑपरेटर्स जो होता है उसका यूज़ हम 3 जगह पे करते हैं। एक हम करते हैं किसके लिए, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। दूसरा हम करते हैं किसके लिए है, इनिशियल सेटिंग टाइम के टेस्टिंग के लिए। और तीसरा हम किसके लिए करते हैं, तो फाइनल सेटिंग टाइम के टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ऑप्शन में केवल कंसिस्टेंसी टेस्ट ही दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी, यानी कि ऑप्शन ए। बढ़िया, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, द फाइननेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई। आप फाइननेस ऑफ सीमेंट कैसे कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला हमारे पास क्या है, तो हमारे पास पहला है सीव एनालिसिस। क्या है हमारा, सीव एनालिसिस। दूसरा मेथड क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास ब्लेन्स नर्स एंड ब्लेन्स एयर परमिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एक तो ये होता है, और तीसरा हमारे पास मेथड क्या होता है, वैगनर का टर्बिडिटी टेस्ट। ठीक है, टर्बिडिटी टेस्ट, ठीक है, या टर्बिडिटी मीटर टेस्ट जो आप कह लो। ठीक है, अब इन तीनों में से मैं यहाँ क्या मैच कर रहा है, तो एयर परमिबिलिटी टेस्ट मैच कर रहा है। तो 27 का आंसर क्या हो गया, एयर परमिबिलिटी मेथड, यानी कि नर्स एंड ब्लेन एयर परमिबिलिटी मेथड। बढ़िया, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ एक्स इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, यानी कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट बनाने के लिए हमने अगर एक्स परसेंटेज ऑफ वाटर यूज़ किया है, तो हमको इनिशियल सेटिंग टाइम के टेस्ट के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी। अब याद होगा मैंने आपको सिखाया है कि जब हम इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम की बात करते हैं तो हम वहाँ कितना पानी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम जो भी कंसिस्टेंसी का आया, यहाँ पे एक्स आया तो मैं एक्स लिख रहा हूँ, वैसे हम पी वर्ड यूज़ करते हैं, तो 0.85 ऑफ एक्स यूज़ करेंगे। वहीं अगर मैं मान लीजिए कि साउंडनेस टेस्ट करता, तो साउंडनेस टेस्ट में हम कितना यूज़ करते हैं, तो साउंडनेस टेस्ट में हम यूज़ करते हैं 0.78 एक्स। वहीं अगर मैं मान लीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करता, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता, तो ये हमारा हो जाता P/4 प्लस 3%। ठीक है, P/4 प्लस 3%। और वहीं अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करता, तो ऐसे कंडीशन में कितना यूज़ करता, तो ये हो जाता मेरा P/5 प्लस 2.5%। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हमसे इनिशियल सेटिंग टाइम का पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 0.85x। सारे का सारा डेटा देखिए, ऑब्जेक्टिव करने का यही तरीका होता है, जो आप ऑब्जेक्टिव करते हो केवल उसी का आंसर नहीं चाहिए हमको उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन सबको क्या करें, हम उन सब की तैयारी करें। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशंस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि उसने OPC के ग्रेड के बारे में हमको नहीं बताया। हम कभी भी OPC का ग्रेड जाने बिना आंसर नहीं कर सकते, लेकिन अब क्वेश्चन बना दिया तो बहस थोड़े करोगे। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि OPC का जो बेसिक ग्रेड होता है OPC 33, हम उसके बेसिस पर आंसर देते हैं। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को थंब रूल बना करके आप याद रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन आपका आता है और वहाँ पर आपको ये नहीं दिया गया है कि OPC का कौन सा ग्रेड है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, तो आप हमेशा वहाँ पे OPC के 33 ग्रेड के बारे में ही बात करोगे। और जब भी OPC के 33 ग्रेड के बारे में यहाँ पे बात आएगा, तो आप क्या करना, आप वहाँ पे उसके 3 दिन की वैल्यू को यहाँ पे आंसर कर दो। जो भी दिया आपका 3 दिन का है, 7 दिन का है, या 28 दिन का है, जैसा भी वो कहे। तो यहाँ पे हमको पता है कि OPC के 3 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, तो वो 16 मेगापास्कल होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे 16 मेगापास्कल हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा जब भी क्वेश्चन में डेटा का इन्फीरियरिटी दिया हो, तो आप उस चीज़ को हमेशा ये ख्याल रखना कि जो भी सबसे बेसिक डेटा होता है आप उसको लेकर के आंसर करते हैं। ठीक है, तो अगर OPC 33 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर 16 हो गया। अगर मान लीजिए कि हम 43 की बात करते, तो हमारा आंसर क्या होता, तो 43 के लिए हमारा आंसर 23 हो जाता। और वहीं अगर मैं मान लीजिए 53 की बात करता, तो 53 के लिए हमारे पास 3 दिन की स्ट्रेंथ क्या हो जाती, तो ये हमारी 27 हो जाती। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। हेल्प करता है एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में अलग तरीके से क्वेश्चन बनाता है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन फाइनेंस ऑफ सीमेंट। अगर मैं सीमेंट के फाइनेंस को इंक्रीज कर देता हूं तो हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है। पहला क्या है, डिक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। डिक्रीज तो होता ही नहीं है, जब भी आप फाइनेंस को इंक्रीज करोगे ना तो सीमेंट की प्रॉपर्टी इंक्रीज ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज तो डिक्रीज तो नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज। आपका जो स्ट्रेंथ गेन करने की जो रेट है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से श्रिंकेज भी बढ़ जाता है। ये तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे देखते क्या कह रहा है,
रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इंक्रीज होता है लेकिन रेट ऑफ डिट्राटेशन रिड्यूस होता है। डिट्राटेशन मतलब क्या है कि क्रैक्स पड़ने की संभावना। ऑब्वियस सी बात है, जब ज़्यादा हीट निकलेगा तो क्रैक्स भी ज़्यादा पड़ेंगे ना, तो ये गलत हो गया। फिर रिड्यूस आ गया तो रिड्यूस छोड़ दो। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकलता है तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे थर्मल क्रैक्स ज़्यादा पड़ते हैं। इसी वजह से गर्म एरिया में हम लोग हमेशा फाइनेस को बहुत महीन नहीं रखते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ पे फाइनेस बहुत ज़्यादा ना रहे, जिसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ना निकले। अगला क्या कह रहा है, इन टेस्टिंग द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट a needle of 1 mm square section is used, 1 mm diameter is used, 2 mm square section is used, 5 mm square section is used। तो हमको पता है जब भी हम FST टेस्ट करते हैं तो वहाँ जो हम नीडल यूज़ करते हैं उसके दो भाग होते हैं। एक तो नीडल खुद होता है और नीडल लगा होता है किसके ऊपर, तो नीडल लगा होता है कॉलर के ऊपर, ठीक है। यहाँ जो नीडल होता है उसका जो साइज़ होता है वो 1 mm स्क्वायर होता है, और वहीं जो कॉलर होता है उसका जो साइज़ होता है वो 5 mm होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कॉलर के बारे में पूछा नहीं है, यह हमसे पूछा है नीडल के बारे में। तो जब नीडल के बारे में पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 31 का ए यानी कि 1 mm स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, द फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाई सीव एनालिसिस यूजिंग IS सीव नंबर। हमने पढ़ा था कि फाइनेस टेस्ट करने के लिए हम सीव एनालिसिस टेस्ट भी करते हैं, और इस सीव एनालिसिस में हम 90 माइक्रोन के सीव का यूज़ करते हैं, और इसी 90 माइक्रोन की सीव को हम क्या बोलते हैं, तो 9 नंबर की सीव कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे बी यानी कि 9 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, What percentage of bound water by weight of cement is required for chemical reaction with Portland cement compound? ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन से आपको मैंने बताया था कि जब भी हम वाटर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो वाटर रिक्वायरमेंट में हमेशा यहाँ पे क्या आता है, तो हमारा यहाँ पे दो केस आता है। पहला केस आता है हमारा केमिकल रिएक्शन का, ठीक है, पहला क्या आता है, केमिकल रिएक्शन का आता है, और दूसरा क्या आता है, जेल वाटर का, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या करता है, हाइड्रेशन को पूरा करने में हेल्प करता है, और जेल वाटर सरफेस और वॉइड्स की तरह एब्जॉर्ब होकर के उसकी डेंसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यह कितना होता है, तो यह 23% होता है, और यह कितना होता है, यह 15% होता है। दोनों को जोड़ने पे टोटल वाटर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर हाइड्रेशन कितना आता है, 38% आता है। लेकिन जब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है केमिकल रिएक्शन के लिए, स्पेशली मेंशन कर दिया है केमिकल रिएक्शन के लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी यानी कि 23%। अगर इस क्वेश्चन में कहा होता कि व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन, तो मैं यहाँ पे 38% पे आंसर क्लिक करता। अगर यहाँ पे जेल वाटर के बारे में पूछता तो हम 15% पे टिक करते हैं। तो क्वेश्चन ट्रिकी है, अच्छा है, बेस अगर आपका क्लियर है तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, फाइनेस ऑफ OPC शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। आपको पता होगा कि OPC का फाइनेस हम चेक करते हैं, और फाइनेस के लिए हमने एयर परमिबिलिटी मेथड में आपको पूरा का पूरा टेबल भी आपको सिखाया था कि जो OPC का फाइनेस होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में हम इस बारे में बात करते हैं तो यह कितना होता है। तो आपको बताया भी था कि जो OPC होता है और जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है, इन दोनों का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो सबसे कम होता है, जिसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में नापते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2250 होती है, ठीक है। तो जब भी हम OPC की बात करते हैं तो OPC की जो बेसिक ग्रेड है यानी कि 33, 43 और 53, हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं, और इनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है, 2250 होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके साथ इसका जो सगा भाई है HAC, वो कितना होता है, तो ये भी कितना होता है, तो यह 2250 होता है। फिर OPC के बाकी ग्रेड भी आते हैं जो स्लीपर ग्रेड कहलाते हैं, ये हमारे 43S और 53S होते हैं, और इनके लिए वैल्यू कितनी होती है, तो इनके लिए जो वैल्यू होती है ये आपकी 3700 होती है, यानी कि इनकी जो महीनता होती है वो रिलेटिवली कम होती है बेसिक ग्रेड्स के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, तो ये कितना होता है, तो ये 3250 होता है। तो ये सारा डेटा आपको लिखवाया है, मैं यहाँ पर मेंशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक तरीके से आपका रिविजन हो जाए। PPC की बात करते हैं तो PPC का कितना होता है, तो PPC का आपका हो जाता है 3000, ठीक है, PPC का 3000 हो जाता है। इसी तरीके से एक हमारा आता है LHC का कितना होता है, तो LHC का हमारा 3200 होता है, कितना होता है, 3200 होता है। और फिर हमारा आता है सुपर सल्फेटेड सीमेंट यानी कि SSC, इसका 4000 होता है। तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसका होता है, SSC का होता है, और सबसे कम किसका होता है, तो OPC के बेसिक ग्रेड्स यानी कि 33, 43 और 53 का होता है। तो आप याद रखना ये सारा डेटा जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव लगाओ और उसमें कोई डेटा आता है तो उससे रिलेटेड जितने भी डेटा हैं आप उसको तुरंत रिवाइज कर लो, ठीक है, इससे आपका थोड़ा सा पकड़ मजबूत बनेगा। चलिए आगे लिखते हैं, क्या कह रहा है, इंक्रीज्ड फाइननेस ऑफ सीमेंट। अगर मैं सीमेंट की फाइननेस को इंक्रीज करता हूं तो केवल जो स्टार्टिंग का रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन फाइनल वैल्यूज पे कोई असर नहीं पड़ता, ये हमने पढ़ा था।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओनली अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ अफेक्ट होगा, दूसरा कह रहा है केवल अल्टीमेट स्ट्रेंथ अफेक्ट होगा, सी कह रहा है दोनों होंगे, डी कह रहा है कुछ भी नहीं होगा। तो आपको पता है कि जब भी आप फाइनेंस को इंक्रीज करते हैं तो केवल जो अर्ली स्टेजेस हैं वहीं पे हमको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, फाइनल वैल्यूज रिमेन सेम, उसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीमेंट इज सेड टू बी गुड इफ, ठीक है, एक सीमेंट अच्छा कब कहलाता है, अच्छा तब कहलाता है अगर मैं इसको उंगलियों के बीच में रगड़ रहा हूं और यह स्मूथ फील ना हो। ये तो गलत है, स्मूथ फील होना चाहिए, यह उसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। इट्स कलर इज ग्रीनिश रेड, नहीं, इसका जो करेक्टर होता है, उसका जो कलर होता है वो यूनिफॉर्मली ग्रे होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू द बकेट ऑफ वाटर डज नॉट फ्लोट, हमने पढ़ा है कि एक अच्छी क्वालिटी का जो सीमेंट होता है अगर हम उसे पानी में फेंकते हैं तो वह सिंक कर जाता है, केवल जो उसके इनसॉल्युबल रेसिड्यूज हैं बस वही तैरते हैं, जो कि अगेन हमारे क्या होना चाहिए, 5% से कम होनी चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आंसर यहाँ पर सी हो गया। फिर क्या कह रहा है, ऑटोक्लेव मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, ऑटोक्लेव मेथड का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो ऑटोक्लेव मेथड का हम यूज करते हैं अनसाउंडनेस को नापने के लिए। क्यों करते हैं, अनसाउंडनेस को नापने के लिए। और अनसाउंडनेस में क्या होता है, तो अनसाउंडनेस में होता है जो भी आपने सैंपल बनाया है उसका एक्सपेंशन, तो जब एक्सपेंशन हो रहा है तो हमारा आंसर भी क्या होगा, एक्सपेंशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर इसका बी हो गया। अगला देखिए क्या कह रहा है, इन फाइनेस टेस्ट ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट RHPC द रेसिडिव ऑन IS सीव नंबर 9 शुड नॉट बी मोर देन। अब देखिए हमने जब यहाँ पे फाइनेस टेस्ट की बात की तो फाइनेस टेस्ट में भी अगेन सबके लिए अलग अलग वैल्यूज था, हर सीमेंट के लिए क्या था, अलग अलग वैल्यूज था। तो जब हमने यहाँ पे RHPC के ऊपर फाइनेस टेस्ट किया है तो यह वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारा OPC होता है, OPC के लिए यह जो वैल्यू, देखिए यहाँ मेंशन नहीं है कि हमने कौन सा टेस्ट किया है, ठीक है, लेकिन आप याद रखना जब भी यहाँ पे आता है क्वेश्चन तो OPC के लिए हम क्या करते हैं, OPC के लिए यह वैल्यू 10% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं जब हम बात करते हैं RHC के लिए और हम जब बात करते हैं यहाँ पे PPC के लिए, जो हमारा 9 नंबर पे जो रेसिडिव है वो क्या होना चाहिए, वो हमारा हमेशा 5% से कम होना चाहिए, 5% या उससे कम होना चाहिए। तो RHC के लिए आंसर क्या हो गया, RHC के लिए हमारा आंसर 5% हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ मेंशन किया है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, मैं ध्यान नहीं दिया। तो फाइनेस टेस्ट जब होता है तो ये हमने 9 नंबर की सीव पे किया, यानी कि सीव एनालिसिस किया है, और सीव एनालिसिस हमने किसके लिए किया है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए किया है। OPC केस में 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और पोज़ोलाना सीमेंट के लिए यह 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बढ़िया, चलिए अगला क्या कह रहा है, इन वाइकर्ट्स ऑपरेटर्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नीडल यूज्ड ऑफ द सीमेंट। ठीक है, वाइकर्ट ऑपरेटर्स जो कि हम सीमेंट के लिए यूज़ करते हैं उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे नीडल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह और उसका जो पेनिट्रेशन है वह कितना होना चाहिए। तो आपको याद होगा इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम वहाँ जो नीडल यूज़ करते हैं वह 1 mm स्क्वायर की होती है और यह टॉप से क्या करती है, तो यह जब पेनिट्रेशन करती है तो टॉप से यह जो पेनिट्रेशन होता है वो 33 से 35 mm का होता है। वहीं जब यह बॉटम से हम इसको नापते हैं, ठीक है, बॉटम से पेनिट्रेशन होता नहीं है, बॉटम से हम नापते हैं, तो जब हम बॉटम से नापते हैं तो यह 7 से 5 mm होना चाहिए। यानी कि जब पेनिट्रेशन हो रहा है तो पेनिट्रेशन करने के दौरान यह जो नीडल आपने यूज़ किया है यह 1 mm स्क्वायर का होगा, और जब ये पेनिट्रेशन होगा, मान लीजिए कि यह इतना अंदर आ गया, ठीक है, तो यह जो मेजरमेंट है ऊपर से अगर नापा आपने तो 33 से 35 mm आ रहा है, और वहीं इसी सेम चीज़ को अगर आपने नीचे से नापा है तो यह जो वैल्यू है वो 7 से 5 mm की आनी चाहिए। एक्चुअली कुछ किया नहीं है, 40 में से इस वैल्यू को माइनस कर दिया है, तो 40 में से 33 माइनस किया 7 आया है, 40 में से 35 माइनस किया तो 5 आया है। तुम्हारा आंसर क्या हो यहाँ पे, ए हो गया, 1 mm स्क्वायर और 33 से 35 mm। चलिए आगे क्या कर रहा है, टू चेक द साउंडनेस ऑफ द सीमेंट ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स इज यूज्ड, इफ यूज नहीं इज यूज्ड एंड परसेंटेज चेंज इन द साइज शुड नॉट बी मोर देन। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि यहाँ पर हमने साउंडनेस को चेक करना था और हमने ऑटोक्लेव टेस्ट का प्रयोग किया। अब ऑटोक्लेव टेस्ट का जब हमने प्रयोग किया तो अलग अलग सीमेंट के लिए जो लिमिटिंग वैल्यूज होती है वो अलग अलग आती हैं। कह रहा है कि वहाँ पे अलग अलग सीमेंट का लिमिटिंग वैल्यू दिया गया है, कौन सा लिमिटिंग वैल्यू सही से मैच नहीं किया है ये आपको बताना है। तो आपका OPC 0.8% होता है, सही है, आपका मैसनरी सीमेंट 0.8% होता है, सही है, लेकिन HAC के लिए कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। आपको याद होगा मैंने लिखवाया था नॉट स्पेसिफाइड, तो यह 1% कहाँ से आ गया, नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे HAC यानी कि हाई एल्यूमिना सीमेंट हो गया। इसके लिए IS कोड ने कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, तो 1% यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है,
टू चेक द क्वालिटी ऑफ सीमेंट ली चैटलिस्ट टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन सीमेंट सैंपल। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमने क्या किया, साउंडनेस को चेक करने के लिए ली चैटलिस्ट टेस्ट का प्रयोग किया गया है और फाइनल रिजल्ट में जो एक्सपेंशन है वहाँ डेटा दिया गया है कि यह डेटा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डेटा यहाँ पर सही नहीं है, कौन सा इंडिकेटर यहाँ पर सही नहीं है। अब देखिए यह क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आपको इसकी वैल्यू याद है। तो अब हम जब ली चैटलर की बात करते हैं तो ली चैटलर फिर से वही बात आ जाती है कि यहाँ पे अलग अलग सीमेंट के लिए वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं OPC 43S। OPC 43S और 53S के 5 mm होता है, ये सही है। यहाँ पे क्या पूछा, शुड नॉट पूछा है। ठीक है, टू चेक द क्वालिटी ऑफ सीमेंट ली चैटलिस्ट टेस्ट इज परफॉर्म ऑन द सीमेंट सैंपल इन द फाइनल रिजल्ट एक्सपेंशन बिटवीन द इंडिकेटर शुड नॉट बी मोर देन। तो अब देखना है यहाँ पे कौन कौन सा डेटा हमारा सही है। तो OPC 43S के लिए 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह तो डेटा सही है। OPC 33 के लिए 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। OPC 33, 43 एंड 53 के लिए यह 10 mm से, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ पर OPC की बात कर रहा हूँ, OPC की, तो OPC का अगर 33 है, 43 है और 53 है तो इसके लिए जो रेंज होता है वो, या जो परमिसिबल वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो 10 mm होती है, यानी 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं अगर मैं OPC के स्लीपर ग्रेड की बात करूँ 43S और 53S की, तो यह वैल्यू कितनी होती है, तो यह हमारी 5 mm होती है। तो इसी चीज़ को अगर हम देख लेंगे तो हमको क्लियर हो जाता है कि आंसर तो ए ही होना चाहिए। लेकिन चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले में अगर हम बात करें अगर PPC की, हम अगर बात करें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, हम अगर बात करें HRC की, और अगर हम बात करें स्लैग सीमेंट की, तो इनके लिए क्या होती है, इनके लिए भी वैल्यू 10 mm होती है। फिर हम बात करें अगर मैसनरी सीमेंट की, ठीक है, तो मैसनरी सीमेंट के लिए भी वैल्यू क्या होती है, तो यह भी अगेन 10 mm ही होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा आता है, जो क्वेश्चन में भी दिया है HAC, तो HAC के लिए वैल्यू कितनी होती है, तो यह 5 mm होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ डेटा मैच करने बैठ जाऊँ तो हम देख पा रहे हैं HAC का भी गलत दिया है, OPC 33 का भी गलत दिया है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, A, यानी कि OPC 43S बराबर 5 mm। क्लियर है, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लिमिटेड वैल्यू ऑफ केमिकल कंपोजिशन टेस्ट ऑन सीमेंट। हमने सीमेंट के ऊपर केमिकल कंपोजिशन टेस्ट किया और हमने बहुत सारा यहाँ पर रेंज लिख दिया। हमको बताना है इन सारे के सारे रेंज में से कौन सा रेंज सही है। मैक्सिमम वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेसिडिव बाय मास ऑफ OPC 43S इज 5%। जब हम इनसॉल्युबल रेसिडिव की बात करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है, अगर हम 33, 43 एंड 53 की बात करते हैं तो यह वैल्यू कितनी आती है, यह वैल्यू 5% आती है। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करता हूँ 43S और 53S की, तो यह वैल्यू 2% आती है। ठीक है, तो उस बेसिस अगर मैं देखूँ तो यह स्टेटमेंट तो सही नहीं है। आगे देखिए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैग्नीशिया बाय मास ऑफ OPC 53। ठीक है, अब हम मैग्नीशिया की अगर हम बात करें तो मैग्नीशिया के लिए हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं 33, 43 और 53 की बात करता हूँ तो यह वैल्यू 6% होती है, और अगर मैं स्लीपर ग्रेड की बात करता हूँ 43S और 53S की, तो यह वैल्यू 5% होती है। उस बेसिस पर अगर देखें तो यह डेटा भी क्या है, सही नहीं है। फिर कह रहा है रेंज ऑफ लाइम सैचुरेशन फैक्टर फॉर OPC 33। ठीक है, अब हमको यहाँ पे याद है क्या, जब हम लाइम सैचुरेशन फैक्टर की बात करते हैं तो 33 और 43 के लिए यह जो वैल्यू होती है वो 0.66 से 1.02 होती है। वहीं जब हम बात करते हैं 53, 43S और 53S की, तो यह जो वैल्यू होती है यह 0.8 से लेकर के 1.02 होती है। उस बेसिस पर अगर मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँ तो मेरा C क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक तरीके से काफ़ी रिवीजन भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप लिखो या बनाओ तो आप इस तरीके से सारा डेटा एक साथ लिख सकते हो। अगला देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लैबोरेटरी टेस्ट ऑन सीमेंट। यहाँ पे हर लैब टेस्ट के लिए IS कोड को मेंशन किया गया है, आपको बताना कौन सा सही है। जैसे इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट IS 1031 के पार्ट 5 में दिया है, सही है। फॉल्स टेस्ट जो है वो 4031 के पार्ट 14 में दिया है, ये भी सही है। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट IS कोड में नहीं है, ये ASTM में है, ये भी सही है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट IS 4031 के पार्ट 3 में है, ये गलत है, पार्ट 3 में नहीं है, एक्चुअल में यह पार्ट 4 में है। तो पार्ट 4 में है, पार्ट 3 में नहीं है, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। बढ़िया, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग वाइकॉट्स ऑपरेटर्स। वाइकॉट ऑपरेटर्स का यूज हमने क्या किया, कंसिस्टेंसी के लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए किया, और वहाँ पे हमको बहुत सारा डेटा देखने को मिला। कह रहा है कि हम IST में जो नीडल का यूज़ करते हैं उसकी जो लंबाई होती है वो 50 mm होती है, सही बात है।
हाइट ऑफ द मोल्ड जो होती है वो 70 mm होती है, नहीं, जो हाइट ऑफ द मोल्ड होती है वो कितनी होती है, वो 40 mm होती है। एक्चुअल में जो इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर होता है, इंटरनल डाया आई डाया और जो एक्सटर्नल डाया है एक्स डाया, ये आपका, या कह सकते हैं कि बेटर होगा कि हम टॉप और बॉटम डाया लिखें, इंटरनल और उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर पहले एच की बात करूँ तो एच कितना होता है मोल्ड का, तो एच हमारा 40 mm होता है। और टॉप डाया और बॉटम डाया यहाँ पे अलग अलग होता है। टॉप डाया कितना होता है, ये हमारा 70 mm होता है, और जो हमारा बॉटम डाया होता है ये हमारा कितना होता है, ये हमारा 80 mm होता है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्चुअल में क्वेश्चन में हमको जो डेटा दे दिया है वह टॉप डाया का दे दिया है, जब से हमसे पूछा क्या था, हमसे हाइट पूछी थी। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द मोल्ड गलत दिया गया है। लेंथ ऑफ द नीडल 30 mm है, ये सही बात है, ठीक है। और लेंथ ऑफ द प्लंजर 50 है, ये भी सही बात है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर यहाँ पे बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट एज पर IS 10262, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जब भी हम IS 10262 बात करते हैं तो हमें पूरा रेंज दिया है। जैसे अगर हम कैटेगरी ए की बात करें तो जो रेंज होता है वो 32.5 से 37.5 होता है, और यही हमारा सबसे पहले सामने देखें तो गलत हो गया, लेकिन फिर भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारा लिख लेते हैं। जब बी की बात करें तो इसी के आगे बढ़ जाएंगे, ये 37.5 से 42.5। रेंज याद करना बहुत आसान है, अगर आपको पहला याद है तो उसके बाद बस क्या करो, उसी को आगे 5 ऐड करते जाओ। ये कितना हो जाएगा, 42.5 से 47.5। फिर डी लिखिए, उसमें फिर से 5 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 47.5 से 52.5, ठीक है। फिर ई लिखिए, फिर से 5 ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ई में ये हो जाएगा 52.5 से 57.5, ठीक है। और फिर हमारा आ जाएगा एफ, और एफ में भी अगर क्या करिए 5 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 57.5 से 62.5। और हमने पढ़ा था कि इसी में यह जो आता है ये आपका OPC 33 हो जाता है। OPC 33 मतलब ग्रेड ए में आ जाता है, कैटेगरी ए में आ जाता है। सी में आपका OPC 43 आ जाता है, और जो हमारा ई है इसी में आपका OPC 53 आ जाता है, ठीक है। तो रेंज के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी ए का जो रेंज है वो सही से मेंशन नहीं है, गलत कॉम्बिनेशन दिया है, वो हमारा कैटेगरी बी का दे दिया है कैटेगरी ए में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है टेस्टिंग ऑन सीमेंट पूरा और लेक्चर नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो आपको पता है कि आपको डाउट पूछने के लिए चैट बॉक्स का प्रयोग करना है, कोई भी डाउट आता है वहाँ पूछ सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट इसी तरीके से मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे प्रैक्टिस बैच की लिंक दी गई है, आप अपने प्रिपरेशन के अनुसार उस प्रैक्टिस बैच पे क्लिक करके एनरोलमेंट कर सकते हैं। करंटली अभी ऑफ चल रहा है 50%, तो आपको काफ़ी कम प्राइस में आपको प्रैक्टिस बैच का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।